नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस में। तो जलवायु मध्य प्रदेश की लेकर जो हमने पहली कक्षा की थी उसके अंदर हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बारे में जाना था कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, जिसके अंदर हम ये जान चुके थे कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो इस उष्ण कटिबंधीय जलवायु का मतलब क्या है, इसके बारे में हम टोटली चर्चा कर चुके थे। तो भारत की जलवायु हमें मिलती है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, और इसी जलवायु पैटर्न का ही पार्ट है हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जलवायु भी क्या कहलाती है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है। इस चीज पर हम लास्ट क्लास में पूरी चर्चा कर चुके थे। अब इस जलवायु टॉपिक को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो जैसा कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है दूसरा टॉपिक, तो सिलेबस के अंदर जाएंगे तो एक टेम्परेचर का टॉपिक दिया हुआ है, तापमान, और एक ऋतुओं का टॉपिक दिया हुआ है। तो तापमान और ऋतुएं छोटे छोटे टॉपिक हैं दो, मध्य प्रदेश के तापमान की स्थिति और मध्य प्रदेश की ऋतुओं में जो कितने टाइप की ऋतुएं मिलती हैं, और ये प्री एग्जाम में भी पूछा जाता है और मेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो प्री में भी तापमान के फैक्ट पूछे जाते हैं और मेंस में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार टेम्परेचर की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम मध्य प्रदेश की ऋतुओं की चर्चा करेंगे। तो देखें जरा, तो अगर यहां पर तापमान की बात की जाए कि तापमान की स्थिति क्या है, तो सबसे पहले ये याद रखेंगे कि तापमान जो डिपेंड करता है किसी भी क्षेत्र का, तो वो है सूर्य। तो पूरे तापमान का एक ही रोल हीरो है, वो है सूर्य। तो सनलाइट के आधार पर या सूर्य से आने वाली ऊष्मा के आधार पर ही किसी भी क्षेत्र का तापमान डिसाइड होता है। सूर्य से जो तापमान हमारी पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है, तो सूर्य का तापमान या सूर्य की हीट जब हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है तो इसे कहा जाता है SWR। तो सूर्य से आने वाला वो रेडिएशन जो हमारी पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है उसे SWR के नाम से जानते हैं। और इसी SWR से हमारी पृथ्वी की सतह, तो पृथ्वी की सतह, ये जो सरफेस है हमारी सरफेस पृथ्वी का, तो पृथ्वी की सतह जो गर्म होती है, तो पृथ्वी की सतह के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ता है वो किस कारण से आता है, SWR, क्योंकि इसी SWR को हमारी पृथ्वी की सतह एब्जॉर्ब कर लेती है और इसी के अवशोषित किए जाने के बाद हमारी पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ता है। पृथ्वी की सतह पर जितने भी ठोस, लिक्विड, सॉलिड जो भी मटेरियल है वो सारी चीजें गर्म होने लगती हैं और तापमान बढ़ जाता है। इसी के तापमान बढ़ने के कारण ये सारी प्रोसेस डे में होगी, ड्यूरिंग डे। नाइट के समय में क्या होता है कि हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है, तो पृथ्वी पर जो हमें वायुमंडल मिलता है, तो इसी पृथ्वी की सतह से स्टार्ट हो जाता है हमारा वायुमंडल। तो पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला वायुमंडल, ठीक है। तो ये हमारा पूरे का पूरा वायुमंडल हो गया। अब ये वायुमंडल गर्म किससे होता है, तो ये हम जानते हैं कि जो SWR आया है नाइट डे के समय, वही SWR इस पृथ्वी के द्वारा अवशोषित किए जाने के बाद रिफ्लेक्टेड होता है, जिसको कहते हैं LWR। तो LWR, SWR का मतलब होता है शॉर्ट वेव रेडिएशन और LWR का मतलब होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन। इसको सौर विकिरण के नाम से जानते हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, इसको कहा जाता है सौर विकिरण, और पृथ्वी से निकलने वाले को कहा जाता है पार्थिव विकिरण। तो पृथ्वी से जाने वाले विकिरण को किस नाम से हम जानते हैं, पार्थिव विकिरण। पृथ्वी के विकिरण के टेरेस्ट्रियल विकिरण के नाम से जानते हैं, और सन से आने वाले रेडिएशन को कहते हैं सोलर रेडिएशन। तो इसी सोलर रेडिएशन से हमारी पृथ्वी गर्म होती है और नाइट में निकलने वाले LWR से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेंगे कि जब हम सनलाइट की बात करते हैं या सूर्य की किरणों की बात करते हैं, तो जब ये सनरेज की स्टडी की जाती है तो सनरेज की दो तरीके से स्टडी की जाती है। एक होती है वर्टिकल सनरेज और दूसरी होती है स्लैंट सनरेज। स्लैंट का मतलब हो जाता है यहां पर तिरछी किरणें, तिरछी सूर्य किरणें या सूर्य की किरणें, और यहां पर होती हैं सूर्य की लंबवत किरणें।
तो हमारी पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वो दो तरीके से सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी या सूर्य की ऊष्मा को फेस करती है, एक तिरछी किरणों के रूप में, एक लंबवत किरणों के रूप में। तो अगर आपको ये तिरछी और लंबवत किरणों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप भारत के तापमान और मध्य प्रदेश के तापमान की बड़ी आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन तिरछी किरणों और सीधी किरणों का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वर्ल्ड का हम लेकर चलते हैं। जैसे हम बात करें पृथ्वी की, तो सूर्य का प्रकाश जब हमारी पृथ्वी की सतह पर पड़ता है तो इसमें किसी एक मंथ को, 4 मंथ की स्टडी यहां पर हम करते हैं। तो अगर आप एक मंथ को टारगेट कर ले, जैसे मान लो कि मैं जून मंथ को टारगेट कर लेता हूं पृथ्वी को, इस तरीके से यहां पर हम समझने की प्रयास करेंगे। ये पृथ्वी है जो 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। तो अगर मैं किसी एक मंथ को टारगेट कर लूं, मान लो 21 जून को हम टारगेट कर लेते हैं, तो 21 जून को ही मैंने टारगेट क्यों किया है, क्योंकि 21 जून वो मंथ रहता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़ती हैं और भारत के अंदर गुजरने वाली कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और उसी कर्क रेखा पर हमारा मध्य प्रदेश भी स्थित है। इसलिए 21 जून हमें बड़े आसानी से याद रहता है, क्योंकि 21 जून जो डेट है ये ग्रीष्म ऋतु की डेट होती है। किसकी डेट है, यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, हाई टेम्परेचर का बेल्ट होता है और मध्य प्रदेश या भारत इसी क्षेत्र में स्थित है। तो हमें याद रह जाता है कि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेंगी। तो अगर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, 0 डिग्री से आप डिवाइड कर सकते हो, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो अभी जो सूर्य की किरणें डायरेक्ट ओवरहेड हैं वो है कर्क रेखा पर। तो 21 जून को सूर्य की किरणें डायरेक्ट किस पर पड़ती हैं, हम कहेंगे कर्क रेखा पर पड़ती हैं। अब कर्क रेखा से आगे जब आप बढ़ेंगे तो इस आफ्टर 6 मंथ डिफरेंस देखो, यहां से अगर आप डायरेक्ट जैसे सन को यहां से रोटेट करोगे, अर्थ को सॉरी, तो सन कांस्टेंट रहेगा, बीच में रहेगा, तो अर्थ को रोटेट करोगे तो 6 मंथ अर्थ की पोजीशन चेंज हो जाती है। इस चेंजिंग पोजीशन के अंदर अगर आप जाओगे तो 0 डिग्री से जब आप डिवाइड करोगे, यहां पर कर्क रेखा और इसके नीचे की रेखा है जिसको कहते हैं मकर रेखा, यहां पर भी ये रेखा कहलाएगी कर्क और नीचे की रेखा मकर। तो यहां पर देखोगे कि जो डायरेक्ट सनलाइट है, ये डायरेक्ट सनलाइट किस पर जाती है, दक्षिणी गोलार्ध पर, मकर रेखा पर। तो कर्क रेखा से सूर्य की किरणें आफ्टर 6 मंथ शिफ्ट हो जाती हैं मकर रेखा पर। तो 6 महीने का टाइम आप जोड़ सकते हो कि जून के महीने में यहां पर है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो डेट कौन सी आएगी, 23 या 22 कह सकते हो। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहां पर स्थापित हो जाती हैं, मकर रेखा पर स्थापित हो जाती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर स्थापित हो जाती हैं। तो आप सोचो कि ये पूरा फेज चेंज होने में कितना टाइम लगा, 6 मंथ का टाइम लगा। तो इसका मतलब है कि 21 जून को जो सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर थीं, वो 6 महीने पर सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर पहुंच चुकी हैं। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध की सबसे टॉप पोजीशन है, जैसे यहां पर इस तरीके समझो। तो इस पूरे डायग्राम से हमें यह सीखने को मिल गया कि अगर हम 0 डिग्री से 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर मकर रेखा 23.5 डिग्री पर जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश अगर जून के महीने में यहां पर लंबवत है, तो सूर्य की किरणें अगर इस पॉइंट पर लंबवत पड़ती हैं, तो जून के बाद नेक्स्ट जो डेट आएगी वो मकर रेखा। तो कुछ जून से कर्क रेखा से शिफ्टिंग किधर हो रही है, तो कर्क रेखा से जो शिफ्टिंग है वो मकर रेखा की तरफ हुई है। तो कर्क रेखा से अगर मकर रेखा की ओर शिफ्टिंग होती है तो 21 जून के बाद, 21 जून के बाद सूर्य की किरणें नीचे की ओर जाएंगी। तो 21 जून के बाद कभी भी ऊपर लेकर नहीं जाना। जैसे 22 जून आएगा तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा से दक्षिण की ओर, मतलब भूमध्य रेखा की ओर वापिस लौटना प्रारंभ करती हैं। तो ये भूमध्य रेखा की ओर वापिस लौटेंगी और भूमध्य रेखा पर पहुंचने के बाद ये पहुंच जाएंगी मकर रेखा पर। तो मकर रेखा पर ये कब पहुंचेंगी, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। तो यहां पर ये लंबवत पड़ेंगी। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो पूरी की पूरी लंबवत किरणें हमारी रहती हैं किसके बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो सूर्य की किरणों का प्रकाश होता है या उनकी सनरेज पड़ती है वो हमेशा लंबवत पड़ती हैं। इसके ऊपर जब भी हम जाते हैं
तो इसके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश जाएगा तो वो तिरछा प्रकाश ही जाएगा, सीधी किरणें यहां पर कभी भी नहीं पहुंचेंगी। तो यहां पर हमेशा स्लैंट सनरेज पहुंचेंगी। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद समझें, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा से मकर रेखा और फिर देखो मकर रेखा, तो कर्क से अगर मकर में चली गई हैं तो आफ्टर 6 मंथ ये पोजीशन चेंज होगी। तो ये फिर से क्या होगी, मकर रेखा से फिर शिफ्ट हो जाएंगी, फिर कहां पहुंच जाएंगी, कर्क रेखा से। तो ये शिफ्टिंग पूरी की पूरी कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर और फिर मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर चलती रहती है। तो लंबवत किरणें कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहती हैं। तो सोचो कि जब कर्क रेखा से ये मकर रेखा की ओर जाएंगी तो भूमध्य रेखा को क्रॉस कर कर ही जाएंगी, और जब फिर भूमध्य रेखा मकर रेखा से कर्क रेखा में जाएंगी फिर भूमध्य रेखा को क्रॉस करेंगी। तो 2 टाइम ऐसे आएंगे जहां पर सूर्य की किरणें 2 बार भूमध्य रेखा को क्रॉस करेंगी। मतलब जब आप कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर गए थे तो इस टाइम पर एक पोजीशन हमारी पृथ्वी की ओर आती है जो हमें यहां पर सेट करनी होती है। तो ये वो पोजीशन है जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर लंबवत पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें किस पर आ जाएंगी, भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेंगी। और ये डेट कब आएगी, तो यहां से आप काउंट कर सकते हो। देखो यहां से कर्क रेखा से मकर रेखा पर जाते समय हमें भूमध्य रेखा क्रॉस करनी पड़ेगी। तो भूमध्य रेखा क्रॉस करते समय याद रखेंगे तो जून में यहां पर थी, तो जुलाई मंथ यहां पर आ जाएगा, अगस्त यहां पर आ जाएगा। तो सितंबर में 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहां पहुंच जाएंगी, भूमध्य रेखा पर। तो यहां पर जो सूर्य की किरणें आते समय वापिस आएंगी, आते समय जो आएंगी वो 23 सितंबर में आएंगी। और फिर जब ये भूमध्य रेखा पर चली जाएंगी तो भूमध्य रेखा से शिफ्ट हो जाएंगी मकर रेखा पर। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में ये कहां पहुंच जाएंगी, मकर रेखा पर स्थित हो जाएंगी। अब फिर दिसंबर से ये चलेंगी, तो दिसंबर से जब ये आगे बढ़ेगी तो दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद आएगा फरवरी। तो जनवरी, फरवरी और मार्च तक जब आएंगी तो ये फिर से भूमध्य रेखा पर पहुंचेंगी। तो मार्च की स्थिति में ये फिर कहां पहुंचेंगी, भूमध्य रेखा पर। तो ये फिर से भूमध्य रेखा पर पहुंच जाएंगी, 0 डिग्री पर पहुंच जाएंगी। और ये किस महीने में पहुंचेंगी आप काउंट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें मकर रेखा से कहां पर विस्थापित हो जाएंगी, 0 डिग्री पर विस्थापित हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर हुई। और मार्च के बाद देखो फिर से ये क्या जा रहा है, भूमध्य रेखा की ओर। तो मार्च से किधर जाएगा, ये मकर रेखा की ओर। मार्च में यहां पर आ गया ना, तो ऊपर की ओर शिफ्टिंग होगी, ये नहीं होगा तो ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। तो ये आपका जनवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई और जून में फिर से स्थिति आपकी कहां मिल जाएगी, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की स्थिति हमें मिल जाएगी। तो पूरा जो कैलेंडर मंथ है वो इन्हीं के बीच में ही चलता रहता है। तो इसको पूरा इस तरीके से कुछ आप समझ सकते हो, जैसे यहां पर मैं बताऊं आपको। तो इस पूरे कैलेंडर को आपको कुछ इस तरीके से समझना है। देखो समझो यहां पर थोड़ा सा। तो पहले याद रखेंगे सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर हैं और यहां पर हम बना लेते हैं कर्क रेखा और इसके नीचे रहेगी यहां पर मकर रेखा। तो अगर आप मार्च से स्टार्ट कर लेते हैं कि मान लो 21 मार्च को, 21 जून से ले लेते हैं, जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत हैं। तो कर्क रेखा से रेखाएं हमेशा क्या होंगी, भूमध्य रेखा की ओर लौटे, ऊपर नहीं जाएगा। तो सनलाइट इससे ऊपर नहीं जाएगी बल्कि यहां से नीचे की ओर मुड़ेगी। तो ये वापिस आएगा भूमध्य रेखा पर, क्योंकि कभी ना कभी भूमध्य रेखा से गया होगा। तो जून के बाद आ जाएगा जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त और 23 सितंबर को ये स्थापित हो जाएंगी भूमध्य रेखा पर। अब सितंबर के बाद देखो ये नीचे की ओर बढ़ेंगी, उस डायग्राम में देख सकते हो, वहां पर देखते जाना। सितंबर के बाद आप देखोगे अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर और नवंबर के बाद 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर स्थापित हो चुकी हैं। ये डेट आप यहां पर देख सकते हो। अब 22 दिसंबर के बाद ये फिर उत्तर की ओर बढ़ेगा,
फिर से ये यहां पर देखोगे भूमध्य रेखा की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो भूमध्य रेखा की ओर शिफ्ट होगा तो 22 दिसंबर के बाद क्या आ जाएगा, दिसंबर के बाद जनवरी, फिर आपका आ जाएगा फरवरी, और 21 मार्च को फिर से ये आ जाएगा भूमध्य रेखा पर। तो 2 डेट हो गई भूमध्य रेखा की, 23 और 21 मार्च। इसके बाद ये फिर उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाएंगी, तो ये 21 मार्च के बाद यहां पर आएंगी, तो इसको 2 मंथ आपको और काउंट करने पड़ेंगे, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, और 21 जून को फिर स्थिति यहां पर आ जाएगी। तो इसमें जो उत्तरायण और दक्षिणायन शब्द यूज किए जाते हैं उनको और समझ लो। तो ये 2 पोजीशन आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए कि सूर्य की किरणों की किस प्रकार से शिफ्टिंग होती है। जब 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें ऊपर बढ़ती हैं तो इसको कहते हैं उत्तरायण, नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग। तो ये शिफ्टिंग होती है आफ्टर 21 मार्च। और जब 23 सितंबर के बाद नीचे की ओर शिफ्ट होता है तो इसको कहते हैं दक्षिणायन। तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन शब्द याद रखना। तो आफ्टर 21 मार्च स्टार्ट होता है उत्तरायण, आफ्टर 23 सितंबर स्टार्ट होता है दक्षिणायन। क्लियर हो गया। बाकी जो कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर आती है वो रिट्रीट होता है, वापिस लौटना कहलाता है। मकर रेखा से भी भूमध्य रेखा की ओर जा रहा है तो वो रिट्रीट या वापिस लौटना कहलाता है, उत्तरायण दक्षिणायन नहीं कहलाता। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप मध्य प्रदेश का तापमान बता सकते हो। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के तापमान की। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम मध्य प्रदेश के तापमान की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में तापमान की स्थिति हमें क्या दिखाई देती है। तो इसमें सबसे पहले आपको भारत को टारगेट करना होगा। तो भारत के साथ साथ हम मध्य प्रदेश को भी समझेंगे, और इसी भारत के बीचों बीच हमें यहाँ पर स्थिति मिलती है हमारे मध्य प्रदेश की। तो ये छोटा सा मैप हमारा मध्य प्रदेश का बीच में आ जाएगा, भारत के कर्क रेखा पर ये पूरा स्थित है। तो इसकी पूरी लोकेशन कहां पर मिलती है, हमें कर्क रेखा पर मिलती है, जो भारत और मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर जाती है। अब क्या होगा कि अगर सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री पर है, तो अब बताओ कि सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर किस महीने, इसलिए कैलेंडर मंथ याद होना जरूरी है। तो अगर हम उत्तरी गोलार्ध की स्टडी कर रहे हैं तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेंगी। तो भूमध्य रेखा की डेट क्या याद रखेंगे, तो 21 मार्च। तो 21 मार्च को जो सूर्य का प्रकाश है वो किस जगह पर पड़ता है, भूमध्य रेखा पर पड़ता है। तो आपको क्या करना है, जो सबसे पहले आंसर देना है वो यहीं से स्टार्ट होगा कि 21 मार्च की स्थिति क्या है। तो 21 मार्च, या केवल मार्च कह सकते हैं कि मार्च के मंथ में मध्य प्रदेश के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को हमें क्लियर करना है। अब सोचो, जब सूर्य की किरणें मार्च के महीने में भूमध्य रेखा पर स्थापित हैं, इस समय जो दक्षिण वाला हिस्सा, कर्क रेखा से दक्षिण का हिस्सा है, यहां का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा किसके अपेक्षा, उत्तर की अपेक्षा। तो विषुवत रेखा से आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उत्तर और दक्षिण। तो दक्षिणी हिस्से का तापमान ज्यादा रहेगा क्योंकि भूमध्य रेखा के पास है, और उत्तरी हिस्से का तापमान कम रहेगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपका मध्य प्रदेश पर लागू होता है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण वाले जोन का, ये दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, इसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, उत्तर वाले क्षेत्र का टेम्परेचर कम रहेगा। तो मार्च की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग मार्च जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, या दक्षिण वाला मध्य प्रदेश है, या मध्य प्रदेश लिखकर दक्षिण लिख लो, ऐसा उलटा लगेगा। तो मार्च के महीने में क्या स्थिति होगी, हम एक ही बार में लिख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में तापमान की स्थिति जो होगी, तो दक्षिण में तापमान ज्यादा रहेगा और उत्तर का तापमान इसकी अपेक्षा कम रहेगा। तो मार्च के महीने तक दक्षिणी मध्य प्रदेश का, या मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों का तापमान ज्यादा रहता है, और उत्तरी जिलों का तापमान दक्षिण की अपेक्षा थोड़ा कम रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें कहां पर हैं, दक्षिण में। लेकिन दूसरी जो चीज आपको स्टार्ट करनी होती है यहां पर, ये तो ड्यूरिंग मार्च था। जैसे ही मार्च के बाद आप बढ़ेंगे तो मार्च के बाद सूर्य का प्रकाश उत्तर की ओर बढ़ना स्टार्ट होगा। इसे हम कहते हैं कि सूर्य की किरणों का उत्तरायण प्रारंभ हो गया। क्या हो गया, नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। कब, आफ्टर 21 मार्च। इस स्थिति में क्या होगा, तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, आफ्टर 21 मार्च।
और इसमें एक चीज और याद रखना कि ये जो मार्च के महीने में मध्य प्रदेश में तापमान रहता है, तो मार्च का जो तापमान है मध्य प्रदेश के अंदर ये सर्वाधिक तापांतर वाला महीना रहता है। तो यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस महीने में तापांतर सबसे ज्यादा होता है। तापांतर का मतलब डे और नाइट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा हमें कहां पर मिलता है, मार्च के महीने में तापमान के वेरिएशन हमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। दिन कई बार बहुत गर्म हो जाते हैं, रातें कई बार थोड़ी ठंडी हो जाती हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन या चेंजेस जो सबसे ज्यादा हमें मिलता है वो मार्च के महीने में मिलता है। आफ्टर 21 मार्च क्या होगा, तो हम कहेंगे कि आफ्टर 20 मार्च क्या होता है, उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। क्या प्रारंभ हो जाएगा, उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा। मतलब जो सूर्य की किरणें हैं इनका उत्तर की ओर विस्थापन प्रारंभ हो जाएगा। तो उत्तरायण का मतलब क्या होता है, सूर्य की किरणों का, लिख सकते हैं सनरेज, सूर्य की किरणों का तो सूर्य की किरणों का कर्क रेखा की ओर, कर्क रेखा की ओर विस्थापन हो जाता है। क्लियर हो गया। तो जो सनरेज है इसकी क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग किस साइड होगी, कैंसर लाइन की, और इनकी शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्लियर हो गया। जैसे ही सूर्य की किरणों का उत्तरायण प्रारंभ होगा मध्य प्रदेश की और इनकी शिफ्टिंग स्टार्ट होगी तो तापमान में बदलाव आने लगेगा। तापमान में बदलाव का मतलब है अब धीरे धीरे तापमान क्या होगा, पूरे क्षेत्र का बढ़ने लगेगा। और ओवरऑल जब 21 मार्च को सूर्य की किरणें, 21 मार्च से 21 जून तक सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर शिफ्ट हो जाती हैं, तो तापमान का कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो यहां पर पहली चीज तो याद रखेंगे कि तापमान में क्या होने लगती है, जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेंगी तो तापमान बढ़ेगा। तो मार्च के महीने का जो तापमान था उससे ज्यादा तापमान किस महीने में होगा, अप्रैल में, और अप्रैल से बढ़ेगा मई में, और मई तक से बढ़ेगा जून तक। तो ये तापमान में जो वृद्धि होती है वो आफ्टर मार्च से लेकर तो अप्रैल के महीने में तापमान आएगा। अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद कौन सा मंथ आ जाएगा, जून मंथ। तो अप्रैल, मई और जून ये 3 महीनों के अंदर क्या होगा, लगातार तापमान में वृद्धि होगी। यहां पर भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा पहले की तुलना में, यहां पर भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहां पर भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मतलब अप्रैल से मई तक लगातार तापमान क्या होता जाएगा, आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा, जब तक सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर स्थापित नहीं हो जाती। तो कर्क रेखा पर स्थापित होने की स्थिति होती है अप्रैल मई। तो मार्च में वेरिएशन थे, अप्रैल में तापमान बढ़ा, मई में तापमान बढ़ा, और उसके बाद 21 जून तक तापमान हमारा बढ़ेगा। और यहां पर यह भी याद रखेंगे कि इस समय क्या हो रहा था कि मध्य प्रदेश में दक्षिण का तापमान कम था, उत्तर का तापमान कम था, ज्यादा था। लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल चेंज कर देंगे। तो मध्य प्रदेश में अब जो तापमान है वो चेंज हो जाएगा। मतलब जो दक्षिण का तापमान है ये कम हो जाएगा और उत्तर का तापमान बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छोटा सा याद रखेंगे दोनों का। तो दक्षिण का तापमान कम हो जाएगा और उत्तर का तापमान यहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये मार्च के बाद की स्थिति क्या होती है, जैसे उस समय दक्षिण का तापमान ज्यादा था, यहां पर दक्षिण का तापमान कम हो जाता है, यहां पर दक्षिण का तापमान, उत्तर का तापमान ज्यादा कम था, और यहां पर उत्तर का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो तापमान बिल्कुल बदल जाता है, सिनेरियो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है मार्च के बाद से। तो अब आपको यह पूछा जाता है कि अप्रैल, तो 21 मार्च के बाद तापमान लगातार बढ़ रहा है, अप्रैल में तापमान बढ़ा, मई में तापमान बढ़ा, जून में तापमान बढ़ा। तो इन 3 महीनों के अंदर सबसे ज्यादा तापमान किस महीने के अंदर मिलेगा, अप्रैल में मिलेगा, मई में मिलेगा, या जून में मिलेगा। तो नॉर्मल कंडीशन यही कहती है कि अगर सूर्य की किरणें 21 मार्च को कर्क रेखा पर स्थापित हो जाती हैं तो कर्क रेखा पर तापमान सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता। कारण क्या है, तो इस मार्च के महीने में आप जानते हैं, तो जून के महीने में हम जाते हैं तो यहां पर वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। तो यहां पर थोड़ी थोड़ी क्या होती है, वर्षा स्टार्ट हो जाती है। तो मिड जून के बाद से लगभग थोड़ी बहुत बौछारें स्टार्ट हो जाती है, जिस कारण से अप्रैल, मई और जून के तापमान में मई का तापमान क्या होता है, ज्यादा रहता है। तो इसका तापमान दोनों महीनों की अपेक्षा क्या रहता है, ज्यादा रहता है। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक
या उच्च तापमान कह सकते हो, जो उच्च तापमान मिलता है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के अंदर उच्च तापमान की जो स्थिति मिलती है वो किस महीने के अंदर मिलती है? मई महीने के अंदर मिलती है। तो मार्च के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर जो तापमान है वो वेरिएशन ज्यादा मिलते हैं, और मई के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर हमें हाईएस्ट टेम्परेचर मिलता है। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। तो उच्चतम तापमान किस महीने मिलेगा? मई के महीने में। और मार्च में जो टेम्परेचर का डिफरेंस सबसे ज्यादा मिलेगा वो किस महीने मिलेगा? मार्च में। और मार्च से जून तक लगातार तापमान में वृद्धि होगी। अब हमें यहां पर यह याद रखना है कि जून के बाद क्या होगा। अब याद रखेंगे आफ्टर 21 जून। तो जून का मंथ यहां पर कॉमन आ गया। अब हम जून के बाद की स्थिति को देखते हैं कि जून के बाद क्या होगा। तो मिड जून तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो 21 जून का तापमान, तो मई का तापमान जून के तापमान की अपेक्षा ज्यादा रहता है, इसलिए मध्य प्रदेश का हाईएस्ट टेम्परेचर वो मई मंथ के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। आफ्टर 21 जून अगर आप देखेंगे तो जून के बाद अगर आप जाओगे तो कौन कौन से मंथ आएंगे? तो पहले तो याद रखो कि जून के बाद कौन कौन से मंथ हैं। तो जून के बाद आएगा आपका जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर तक हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहां से सूर्य की किरणें का उत्तर की ओर विस्थापन हुआ था। तो ये उत्तर की ओर विस्थापन कब हुआ था? मार्च के बाद। तो यहां पर एक महीना आया था अप्रैल का, और एक महीना आया था मई का, और उसके बाद जून। अब जून के बाद जब ये वापस शिफ्ट होगा तो यहां पर भी हम बीच के 2 महीने लेंगे। जून के बाद कौन सा मंथ आ जाएगा? जुलाई, और जुलाई के बाद यहां पर ले लेंगे अगस्त, और अगस्त के बाद लेंगे सितंबर। तो स्वाभाविक है कि इस 21 मार्च के बाद जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा की ओर विस्थापित होंगी या विषुवत रेखा की ओर लौटकर आ जाएंगी, और ये पूरे का पूरा जो समय है वो हमारा वर्षा ऋतु का समय है। यहां पर कौन सी ऋतु रहती है? वर्षा ऋतु। ये जो समय रहता है ये लगभग ग्रीष्म ऋतु का रहता है। यहां पर जो समय रहेगा वो समर सीजन का रहेगा, और इस समय लगभग स्टार्ट हो जाती है मिड जून के बाद से हमारी ग्रीष्म ऋतु, सॉरी वर्षा ऋतु। तो स्वाभाविक है वर्षा ऋतु है तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? तो वर्षा होने के कारण ह्यूमिडिटी वायुमंडल के अंदर बढ़ने लगती है, जिससे वायुमंडल के अंदर तापमान, क्लाउडनेस वगैरह आ जाती है, उमस वगैरह ज्यादा हो जाती है, लेकिन सामान्यतः तापमान क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद तापमान में क्या है? कमी आती है। तो इस महीने के बाद तापमान में क्या आती है? कमी आती है। तो मई के महीने का टेम्परेचर हाईएस्ट रहेगा, जून का टेम्परेचर भी हाईएस्ट होता, लेकिन वर्षा होने के बाद थोड़ा कम हो जाता है। जुलाई में टेम्परेचर फिर कम होगा। इन महीनों से कंपेयर करेंगे तो जून से जुलाई का टेम्परेचर कम रहेगा, अगस्त का टेम्परेचर भी कम रहेगा। लेकिन सितंबर महीने को आपको टारगेट करना है यहां पर। जब हम सितंबर मंथ में जाते हैं स्पेशली, तो क्योंकि जून, जुलाई और अगस्त ये 2 मौसम है जहां पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है, लेकिन सितंबर तक आते आते क्या होता है? यहां पर अचानक तापमान में वृद्धि हो जाती है। जो तापमान कम था वो तापमान यहां पर क्या होता है? बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ने का कारण क्या होता है? तो तापमान बढ़ने का जो कारण है वो है क्लियर स्काई, या ये कह सकते हैं स्वच्छ आसमान। क्योंकि यहां पर अब क्या होता है कि जो बादल वगैरह हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, वर्षा कम होने लगती है, तो एक बार फिर से क्या होता है? तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो तापमान में जैसे यहां पर वृद्धि होगी तो इसी तापमान की वृद्धि को मध्य प्रदेश में एक सेंटेंस लिया जाता है। तो इसी सितंबर के बाद आप अक्टूबर तक ले सकते हैं। तो सितंबर अक्टूबर के महीने, अगर सितंबर अक्टूबर में एक सिलेक्ट करना हो तो केवल सितंबर सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आप सितंबर अक्टूबर ले सकते हैं। तो सितंबर अक्टूबर को सेकंड समर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? सेकंड समर के नाम से जाना जाता है, द्वितीय ग्रीष्म कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की द्वितीय ग्रीष्म ऋतु किसे कहा जाता है? वो आपकी सितंबर अक्टूबर मंथ को कहा जाता है। एक मंथ लेना हो तो आप सितंबर ले सकते हैं। यहां पर कहानी क्लियर हुई यहां तक? तो किस तरीके से आपने पूरे का पूरा ये टेम्परेचर बढ़ाया, इसको एक बार और देख ले, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं।
देखो इसमें अब पूरा समझो जरा। तो यहां से हमने स्टार्ट किया था भूमध्य रेखा से, अगर आप स्टार्ट करोगे तो 0 डिग्री से स्टार्ट करोगे तो 21 मार्च, तो 21 मार्च के बाद हम जाते हैं, तो 21 मार्च के बाद स्टार्ट हो जाता है उत्तरायण। और जैसे ये उत्तरायण स्टार्ट होता है तो उत्तरायण किन महीनों में होता है, तो उत्तरायण की बात करेंगे आप अप्रैल, और यहां पर आ जाएगा मई। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीने में सूर्य की किरणें कहां पर विस्थापित हो जाती हैं, कर्क रेखा पर स्थापित हो जाते हैं। तो ये आपकी आ जाएंगी 21 जून। तो बस इन्हीं मंथ के अंदर आपको बताना है कि तो मार्च का जो हम कहानी बता चुके हैं, तो मार्च के अंदर तापांतर ज्यादा होता है। तो यहां पर तापांतर क्या होता है, काफी ज्यादा हमें मिलता है। मई के महीने का टेम्परेचर क्या मिलता है, हमें हाईएस्ट मिलता है। तो मई का टेम्परेचर क्या हमें हाईएस्ट मिलता है। जून के बाद जब ये दक्षिण की ओर विस्थापित होता है, लौटकर विषुवत रेखा की ओर वापिस आता है 0 डिग्री की तरफ, तो 0 डिग्री में जब लौटकर वापिस आएगा तो किस महीने में आएगा, तो जून के बाद आ जाएगी जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, और सितंबर महीने में ये फिर से भूमध्य रेखा पर पहुंच जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा, तो ये जो जून और जुलाई अगस्त हैं ये वर्षा का मौसम रहता है। वर्षा होने के कारण यहां पर तापमान में क्या होती है, गिरावट आ जाती है, तापमान में कमी आती है। तो मई का हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है, फिर जून में टेम्परेचर थोड़ा रहेगा, जुलाई का टेम्परेचर जून के टेम्परेचर से कम हो जाएगा। मतलब यहां पर जून का टेम्परेचर, जुलाई का टेम्परेचर भी डाउन होगा, अगस्त का टेम्परेचर भी डाउन होगा, लेकिन सितंबर में आते आते टेम्परेचर में फिर से क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। यहां पर तापमान में फिर से वृद्धि होती है। तो तापमान में वृद्धि होने का कारण आपसे पूछा जाता है कि भाई तापमान में वृद्धि होने का कारण क्या है। तो सितंबर के बाद अगर आप जाओगे तो कौन सा महीना आ जाएगा, अक्टूबर, और उसके बाद नवंबर, और नवंबर के बाद आ जाता है दिसंबर। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे कि सितंबर में तापमान में वृद्धि होने का कारण क्या होता है, जो हमारा स्काई है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, स्वच्छ, तो वायुमंडल हमें मिलता है वो बिल्कुल स्वच्छ मिलता है, स्वच्छ वायुमंडल मिलता है, या स्वच्छ की जगह आप साफ शब्द यूज कर लेना स्वच्छ की जगह। तो वायुमंडल हमें कैसा मिलता है, साफ वायुमंडल मिलता है। इस कारण से तापमान में वृद्धि होती है, और इसी कारण इस सितंबर अक्टूबर के मंथ को द्वितीय ग्रीष्म के नाम से जाना जाता है। ये क्या कहलाता है, सेकंड ग्रीष्म के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। अब देखो, तो हमने कहां तक देख लिया था, तो लास्ट जो हमने देख लिया था वो आफ्टर 21 मार्च से लेकर आपका आ गया, मार्च के बाद कहां तक, भूमध्य रेखा तक, सॉरी जून से लेकर फिर सितंबर तक आ गए। तो अब सितंबर के बाद क्या होगा, अब देखो यहां से स्टार्ट करेंगे आफ्टर 23 सितंबर, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें कहां पर रहती हैं, मकर रेखा पर। तो सितंबर के बाद याद रखेंगे कि तापमान जो है, तो यहां पर सितंबर का तापमान बढ़ा था, उसके बाद लगातार तापमान में गिरावट आएगी। तो तापमान में लगातार क्या आएगी, कमी आएगी, तापमान कम होता हुआ चला जाएगा। तो तापमान किन किन महीनों में कम होगा आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये तापमान किस महीने में है, तो सितंबर का तो हम देख चुके हैं, उसके बाद आपका अक्टूबर मंथ आ जाएगा, अक्टूबर के बाद नवंबर, और नवंबर के बाद आ जाएगा दिसंबर। तो इन सभी मंथ की अगर हम बात करें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इन सब में टेम्परेचर में गिरावट आएगी। धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो दिसंबर तक भी मध्य प्रदेश के अंदर तापमान क्या रहेगा, कम रहेगा, पूरे भारत में भी कम रहेगा। अब आफ्टर 23 सितंबर क्या होगा, तो दिसंबर तक आ गए। तो अब हम देखेंगे दिसंबर के बाद 22 दिसंबर आफ्टर, तो दिसंबर के बाद क्या आएगा, तो दिसंबर के बाद भी आपको याद रखना है तापमान में कमी ही आती है। तो दिसंबर के बाद भी टेम्परेचर में कमी आती है, और किन किन महीनों में कमी आएगी, तो दिसंबर के बाद आ जाएगा आपका जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, और फरवरी के बाद मार्च। तो मार्च तक तापमान में क्या रहेगी, गिरावट रहेगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो सबसे कोल्डेस्ट मंथ है, तो जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रहता है, न्यूनतम तापमान जो हमें मिलता है, तो न्यूनतम तापमान जो हमें मिलता है वो किस मंथ के अंदर मिलता है, जनवरी मंथ के अंदर टेम्परेचर सबसे कम मिलता है। तो ये हमारा पूरे का पूरा 12 महीने का मध्य प्रदेश का
कैलेंडर होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये बारी बारी से आप चारों स्टेप को पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये वाला प्रोग्राम है क्लियर होना चाहिए कि किस मंथ में सूर्य की किरणें कहाँ पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, तो एक बार और दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको। तो पूरे का पूरा कैलेंडर आप इस तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पर देख लो पूरे का पूरा। तो मार्च से अगर आप स्टार्ट करो, पूरा एक ही लाइन में दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला मंथ होगा मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, पूरा फिर नहीं आ पाएगा, छोटा करना पड़ेगा। पूरा एक ही लाइन में दिखाता हूँ, या इसको इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये देखो ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पर पूरा आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? तो सबसे पहला मंथ जो स्टार्ट करेंगे वो मार्च से स्टार्ट करते हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, दिसंबर। दिसंबर के बाद आप ले लेंगे यहां पर जनवरी और फरवरी को। दिसंबर के बाद आ जाएगा जनवरी, और जनवरी के बाद आ जाएगा लास्ट फरवरी, और फरवरी के बाद फिर हम कहां पहुंच जाएंगे? मार्च। तो ये पूरे का पूरा 12 मंथ का कैलेंडर रहता है। अब यहां पर हमें क्या बताना है? तो मध्य प्रदेश में क्या क्या कहानी हो रही है। सबसे पहले मार्च के महीने में आप याद रखेंगे, यहां पर जो तापांतर है वो सबसे ज्यादा रहता है। तापांतर क्या रहेगा? सबसे ज्यादा रहेगा, सर्वाधिक तापांतर मिलेगा। इसके बाद आपको याद रखना है कि आप अप्रैल से अगर आप इन महीनों में जाते हैं, तो अप्रैल, मई और जून, तो जून तक जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है, तापमान बढ़ता है, जिसमें मई महीने का तापमान सर्वाधिक होता है। तो यहां पर सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, सर्वाधिक तापमान। जून मंथ का तापमान इसलिए कम हो जाता है क्योंकि यहां पर थोड़ी सी वर्षा स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद अगर आप स्टार्ट करते हैं यहां से, इसके बाद अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको जाना होता है जून से लेकर सितंबर तक। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें जाते हैं तो ये वर्षा, ये ग्रीष्म का समय है पूरे का पूरा। ये ग्रीष्म का समय है, समर का, और यहाँ पर जो समय आ जाता है वो वर्षा का आता है। तो यहाँ पर जो तापमान में अंतर है, तो यहाँ पर क्या आती है? तापमान में कमी आती है। तो तापमान में क्या आती है? कमी आती है, जिसका कारण है होने वाली वर्षा। तो जुलाई, जून तो बीच में रहता है, इसके बाद से तापमान यहाँ पर कम होगा, और अगस्त का भी तापमान कम होगा। लेकिन सितंबर फिर मिड में आता है, बीच में आता है। तो सितंबर से अक्टूबर या केवल सितंबर तक तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ये एक ऐसा महीना है जहां पर तापमान में पुनः वृद्धि होती है। तो तापमान में वृद्धि होती है, और इस वृद्धि का कारण क्या होता है? ठीक है, तो तापमान में वृद्धि है, और इस वृद्धि का कारण क्या है? तो कारण है क्लियर स्काई। तो वायुमंडल क्या रहता है? बिल्कुल स्वच्छ रहता है, साफ रहता है, जिस कारण से यहाँ का तापमान बढ़ जाता है, और इसी कारण इसको द्वितीय ग्रीष्म के नाम से भी जानते हैं। यहां तक क्लियर है? तो ये सब हमने पढ़ लिया। इसके बाद अगर आप जाओगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर के महीने तक अगर हम जाएं तो यहाँ पर फिर से तापमान में कमी आएगी। तो तापमान क्या रहेगा? कमी रहेगा। और फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भी तापमान में क्या आती है? कमी आती है। और इसमें केवल जनवरी मंथ का तापमान आपको याद रखना है। तो जनवरी में क्या रहता है? न्यूनतम तापमान रहता है। तो सबसे ज्यादा जो तापमान मिल रहा था वो हमें मई मंथ के अंदर मिल रहा था। सबसे कम तापमान मिलता है वो जनवरी के अंदर। मार्च के अंदर तापमान का अंतर काफी ज्यादा मिलता है, और सितंबर को हम सेकंड ग्रीष्म के नाम से जानते हैं। तो ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो ये सारा आपका डाटा हो गया। इसके बाद कुछ फैक्ट वगैरह आते हैं, वो आप याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर किस जिले में कितना तापमान रहता है। जैसे गज बसौदा के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के विदिशा के गज बसौदा का तापमान क्या होता है? हाईएस्ट रहता है। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक तापमान किस जिले का रहता है?
ठीक है, तो विदिशा में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है गज बसौदा के अंदर। और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें कि किस महीने के अंदर किस जगह का तापमान न्यूनतम तापमान है, तो न्यूनतम तापमान वाला जिला मिलता है वो है शिवपुरी। तो ये दो जिले याद रखेंगे, विदिशा का गज बसौदा, यहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है, और शिवपुरी जिले का जो तापमान है वो सबसे कम रिकॉर्ड किया जाता है। मध्य प्रदेश का जो एवरेज टेम्परेचर है, औसत तापमान रहता है, जो वार्षिक औसत तापमान है, तो औसत तापमान लगभग 33 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। तो मध्य प्रदेश का पूरा औसत तापमान कितना है, 33 है। और हाईएस्ट टेम्परेचर जो ग्रीष्म का उच्च तापमान रहता है, तो ग्रीष्म में जो हाईएस्ट रहता है वो लगभग आपका 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ये मध्य प्रदेश का हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है। और जो मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है, न्यूनतम तापमान है, वो आपका लगभग 18 डिग्री के लगभग रहता है। न्यूनतम स्वाभाविक है विंटर के अंदर ही होगा, तो विंटर का न्यूनतम तापमान कितना रहता है, 18 डिग्री के लगभग रहता है। तो ये 3-4 चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी होती है। सबसे ज्यादा तापमान विदिशा के गज बसौदा का 48 डिग्री तक ये तापमान चला जाता है। न्यूनतम तापमान शिवपुरी का है। औसत तापमान 33 डिग्री, ग्रीष्म का हाईएस्ट टेम्परेचर 42 डिग्री मिलता है, और न्यूनतम तापमान हमें समर का जो विंटर के सीजन का वो 18 डिग्री के लगभग मिलता है। तो ये मध्य प्रदेश के तापमान की कहानी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसी तापमान के साथ जुड़ा हुआ छोटा सा टॉपिक है, वो है ऋतुएं। तो मध्य प्रदेश के सीजन की बात करें तो यहाँ पर 3 सीजन मध्य प्रदेश के अंदर शामिल होते हैं। एक होता है आपकी ग्रीष्म ऋतु। तो मध्य प्रदेश को ऋतुओं में 3 ऋतुओं में डिवाइड किया जाता है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो मध्य प्रदेश की कितनी ऋतुओं में काउंट किया जाता है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। इन तीनों ऋतुओं की बात करें, बड़ा सिंपल रहता है कि जो हमारा समर सीजन है, ग्रीष्म ऋतु है, तो स्वाभाविक है ग्रीष्म ऋतु कब स्टार्ट होती है, जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर पड़ती हैं, वो होती हैं मार्च के महीने में। मार्च के बाद जब उत्तरायण होता है और ये किरणें पहुंच जाती है मकर रेखा पर, तो कर्क रेखा पर, तो ये कर्क रेखा पर पहुंचती हैं मार्च, अप्रैल और मई में, और जून के महीने में फाइनली यहां पर पहुंच जाएंगे। तो स्वाभाविक है ये जो पूरे का पूरा समय है, यही समय हमारा ग्रीष्म का कहलाता है। तो मार्च से जून के लेकर, लेकिन आप याद रख सकते हैं मिड मार्च से मिड जून तक, या 21 मार्च से 21 जून तक का जो सीजन है वो हमारा ग्रीष्म ऋतु का कहता है। और इसी को मध्य प्रदेश के अंदर यूनाला के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, यूनाला के नाम से जाना जाता है। और इसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो मई मंथ का मिलता है। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर किस मंथ में मिलता है, गर्मी का मई मंथ का टेम्परेचर हाईएस्ट मिलता है। जो वैसे जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी है वहां पर गज बसौदा का तापमान 49 डिग्री दिया गया, लेकिन ज्यादातर किताबों में खजुराहो का 49 डिग्री दिया हुआ है। ज्यादातर किताबें गज बसौदा को टारगेट करती हैं। गज बसौदा जो विदिशा जिले के अंदर पड़ता है, जिसका टेम्परेचर 48 डिग्री के लगभग मिलता है, तो ज्यादातर इसको प्रेफर किया जाता है। गज बसौदा का तापमान हाईएस्ट है। लोएस्ट टेम्परेचर हमें जनवरी मंथ के अंदर मिलता है, जो शिवपुरी जिले का सबसे न्यूनतम तापमान है। और गर्मी के अंदर जो आर्द्रता है, तो स्वाभाविक है गर्मी में आर्द्रता है तो आर्द्रता बहुत कम रहेगी। वायुमंडल जो है वो स्वच्छ रहेगा, तो वायुमंडल बिल्कुल साफ रहेगा यहाँ का। और स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड ब्लो, क्योंकि मार्च के बाद क्या होता है कि जब भारत के अंदर मानसून इंटर करता है, तो जब आफ्टर 21 मार्च जब मानसून इंटर करता है उत्तरायण के समय, तो इस समय क्या होता है भारत के अंदर ये हवाएं इंटर करती हैं, जिसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। इनकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। इसको प्री मानसून के नाम से जानते हैं। और इसी प्री मानसून के कारण क्या होता है, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, जैसे केरल, कर्नाटक के अंदर इस साइड के राज्यों में, तो यहाँ पर कुछ वर्षा होने लग जाती है। ठीक है, जैसे आपको काल बैसाखी का नाम सुना होगा आपने, मैंगो शॉवर, चेरी ब्लॉसम वगैरह, ये सारी प्री मानसून की वर्षाएं हैं। तो दक्षिण भारत के राज्यों में तो वर्षा हो जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश या उत्तर भारत के जो राज्य हैं यहां पर क्या होता है, ड्राई। तो यहां पर बिल्कुल ड्राई और शुष्क, ठीक है, ड्राई को क्या कह सकते हैं, शुष्क, और हॉट, गर्म।
तो ये कुछ हवाएं चलती हैं और इन्हीं हवाओं को लू या लपट के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर उस समय क्या चलती है, जब दक्षिण भारत के राज्यों में प्री मानसून आता है तो वहां पर वर्षा होती है और मध्य प्रदेश के अंदर लपट का समय चलता है। तो ये आपका कुछ मार्च के महीने का सीजन हो गया। रेनी सीजन की बात करें तो रेनी सीजन आपका कब स्टार्ट हो जाएगा, तो ये देखो, तो मार्च जून तक ये था, तो मिड जून से लगभग इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो 15 जून से आप याद कर सकते हैं, तो जून से लेकर तो आपकी लगभग 15 सितंबर तक ले सकते हैं। ठीक है, तो जून के बीच में जुलाई और अगस्त आ जाएंगे, तो यहाँ पर जुलाई और अगस्त, तो ये पूरे का पूरा, तो जून के बाद जुलाई का मेन जो मंथ रहते हैं वर्षा के वो, तो 15 जून से चांस होते हैं प्रारंभ होने के और 15 सितंबर तक चांस होते हैं होने के। लेकिन रियल में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो जुलाई और अगस्त के महीनों में होती है, जिसे मध्य प्रदेश के अंदर चौमासा के नाम से जाना जाता है। और इस चौमासा से होने वाली वर्षा, तो मध्य प्रदेश में जैसे भारत के अंदर वर्षा दोनों तरफ से होती है, तो भारत की जो वर्षा है वो कुछ वर्षा अरब सागर से होती है, कुछ बंगाल की खाड़ी से होती है। तो जो मध्य प्रदेश हमारा है, तो मध्य प्रदेश में होने वाली वर्षा भी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से होती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा पचमढ़ी के अंदर रिकॉर्ड की जाती है 212 सेंटीमीटर, तो 212 सेंटीमीटर पचमढ़ी का हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है वो गोहद की गई है केवल 55 सेंटीमीटर, तो 50-55 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश का लोएस्ट रेनफॉल मिलता है। तो 55 मध्य प्रदेश का लोएस्ट रेनफॉल है और 212 मध्य प्रदेश का हाईएस्ट रेनफॉल मिलता है। बाकी रेनफॉल का टॉपिक हम डिटेल से अलग से पढ़ेंगे। तो ये छोटा सा रेनी सीजन होता है। इसके बाद आता है विंटर सीजन। तो विंटर सीजन आपका लगभग आफ्टर, वैसे तो सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, तो सितंबर से जाएंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर के तक जो नॉर्मल मौसम रहता है इसको शरद ऋतु कहते हैं। क्या कहा जाता है? शरद ऋतु। लेकिन इस शरद ऋतु के बाद जब दिसंबर में हम जाते हैं तो दिसंबर से लेकर मार्च तक जो रहती है वो शीत ऋतु रहती है। तो ये शरद ऋतु कहलाती है, ऑटम सीजन कहलाता है, ये शीत ऋतु कहलाती है। तो शरद और शीत में यही अंतर होता है। इसको मध्य प्रदेश के अंदर सियाला के नाम से जाना जाता है। और वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, जो मध्य प्रदेश के अंदर पश्चिमी विक्षोभ होता है कई बार, तो ये आगे जाके पढ़ाएंगे पश्चिमी विक्षोभ। तो इस पश्चिमी विक्षोभ से कई बार वर्षा हो जाती है उत्तर भारत में, जिसको मध्य प्रदेश के अंदर मावट के नाम से जानते हैं। तो मावट क्या है? पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा। ठीक है, मावट, कई बार मावत भी लिखा रहता है या मावट लिखा रहता है। और सबसे जो ठंडा मंथ मिलता है वो आपको जनवरी मिलता है, और सबसे ठंडा जो जिला मिलता है वो हमें शिवपुरी मिल जाता है। तो इस तरीके से आपके ये छोटे छोटे 3 सीजन होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा याद नहीं रखना, बस इसके अंदर बस जो याद रखो कि जुनाला किसे कहा जाता है, सियाला किसे कहा जाता है, और चौमासा किसे कहा जाता है। बाकी जब आप ग्रीष्म ऋतु में जाएंगे तो ग्रीष्म को जुनाला कहते हैं, शीत को सियाला कहते हैं, सॉरी हाँ, शीत को सियाला बोलते हैं, सही तो लिखा था। और चौमासा किसको बोला जाता है? वर्षा ऋतु। बस वर्षा के अंदर आपको याद रखना है कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों से वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? पचमढ़ी के अंदर 212 सेंटीमीटर पचमढ़ी में सबसे ज्यादा वर्षा है, और 55 सेंटीमीटर गोहद के अंदर मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा है भिंड जिले में। बस इतना याद रखना होता है। शीत के अंदर जो वर्षा होती है उसको मावट कह देते हैं। ये कौन सी है? पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा। बस इतना याद रखना होता है, इससे ज्यादा नहीं है। और लोएस्ट टेम्परेचर आपको यह बता देंगे कितने, कौन से मंथ का होता है। जनवरी का सबसे ठंडा मंथ होता है। और ग्रीष्म की जो वर्षा है, तो सॉरी, ग्रीष्म ऋतु को क्या बोला जाता है? युनाला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपकी लू वगैरह की हवाएं चलती है। तो बस इतना मोटा मोटा सा आपको रफ आइडिया ऋतुओं के बारे में याद रखना होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर हमने वर्ष तापमान, इससे पहले की क्लास में हमने मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों कहा जाता है। दूसरी क्लास में हमने ये जान लिया कि मध्य प्रदेश में तापमान और ऋतुओं की स्थिति क्या मिलती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी क्लास हमारी आएगी, उसके अंदर मध्य प्रदेश की वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। वर्षा प्रतिरूप क्या है, वर्षा का मैकेनिज्म क्या है, और वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल क्या है, वर्षा की परिवर्तनीयता क्या कहलाती है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।